का नाम है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। आप लोगों को एक चीज पता, आप लोग सैलरी चैप्टर पढ़े हुए हो इनकम टैक्स में। वहां पे आप लोग एक चीज पढ़ते थे ना कि एम्प्लॉयर आपको रिटायरमेंट पे कई एक चीज का पेमेंट कर रहा है। आपके नाम पे पीएफ में पैसा डाल दे रहा है, आपके नाम पे इंश्योरेंस ईएसआई में पैसा डाल दे रहा है। वो सब आपका एम्प्लॉयर गवर्नमेंट में जमा कर देता है और वो आपको गवर्नमेंट ही देता है रिटायरमेंट पे। लेकिन ग्रेच्युटी बोल के भी एक चीज होता है जो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है। तो आपको ये, लेकिन आपका बॉस अपने पॉकेट से दे रहे हैं, या तो उसके लिए वो फंड क्रिएट करके रखा है कोई, वहां से दे रहा है, या अपनी जेब से दे रहा है। वो गवर्नमेंट में जमा करके गवर्नमेंट आपको नहीं देगा, पीएफ ईएसआई की तरह, ठीक है ना, पेंशन पीएफ की तरह आपको गवर्नमेंट नहीं देगा, ये एम्प्लॉयर खुद दे रहा है। तो यहां पर देखो, ये 16 सितंबर 1972 में ये एक्ट बना था। इसका वर्ड कहां से पिक हुआ? ग्रेचुअस वर्ड से पिक हुआ। ग्रेचुअस का मतलब होता है गिफ्ट और समथिंग विदाउट कंसिडरेशन। आपको एक तरीके से बॉस आपको गिफ्ट या उसके जैसा कुछ समथिंग दे रहा है, लेकिन बदले में आपसे कुछ नहीं ले रहा। सर हम तो वहां नौकरी किए ही, हाँ तो उसका तो आपको सैलरी मिला ही ना। तो ये जो रिटायरमेंट पे आपको पैसा दे रहे हैं, इसके बदले में अलग से कुछ नहीं ले रहे। तो सर क्यों दे रहे हैं? देखो क्या बोला, हियर बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई फॉर लॉयल्टी शोन बाय हिम। आप अपनी कंपनी के प्रति लॉयल्टी दिखाए, बहुत लंबा टाइम तक काम किए। यहाँ लॉयल्टी का क्या है? लॉयल्टी का मतलब वफादारी, हिंते वो सब नहीं। लॉयल्टी का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर वर्क। अगर आप कंटिन्यूअस 5 ईयर अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो आप ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल हो जाते हो, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रेच्युटी एक्ट में फॉल करता है तो, ठीक है। यही लॉयल्टी का निशानी है। लॉयल्टी का प्रूफ क्या है? किसे लगातार 5 साल काम किया, लगातार, ये कंटिन्यूअस वर्ड पे गौर करना, बाद में इसका इंपॉर्टेंस बताएंगे। तो सर लगातार 5 साल काम किए, इस बात पे खुश होके मेरा बॉस मेरे को रिटायरमेंट पे, जब हम जॉब से हट रहे हैं तब एक पर्टिकुलर अमाउंट दे रहा है, पैसा दे रहा है, दैट इज नोन एज ग्रेच्युटी, ठीक है। और यही डेथ के केस में ये 5 साल की जगह लगातार 1 साल हो जाएगा। मतलब सर अगर कोई आदमी 2 साल काम करके मर गया तो उसका तो गलती नहीं है ना कि वो 5 साल काम नहीं किया, वो तो सर मर गया, वो क्या करे? तो कोई बात नहीं, 1 साल काम करके मरा तो वो भी ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल हो जाएगा। लेकिन सर कोई 1 साल से कम काम करके मरा तो तब नहीं हो, ठीक है। तो जिंदा रहने के केस में मिनिमम 5 साल लगातार, या लगातार वर्ड पे भूलना मत, कंटिन्यूस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और इन केस ऑफ डेथ 1 साल लगातार। डेथ या डिसेबलमेंट दोनों ही केस में, सर वो मरा नहीं लेकिन फिजिकली डिसेबल हो गया तो फिर तो भी उसके लिए 1 ही साल का रूल होगा, ठीक है। सर अगर कोई आदमी 4 साल 8 महीना काम करके मरा तो क्या उसको 5 साल माने? हाँ बिल्कुल मानेंगे। हाँ, राउंड ऑफ वाला रूल यहाँ पे भी लिखा हुआ है। राउंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, अगर वो 6 मंथ से ज्यादा काम करके मरा लास्ट ईयर में। सर लास्ट ईयर मतलब सर 5वां साल, क्योंकि 5 तो लगातार। सर कोई अगर 3 साल 8 महीना काम करके मरा तो उसको राउंडिंग ऑफ 4 ईयर कर लो तो भी क्या हुआ, अब मरा है बोले आप, तब तो एलिजिबल हो गया क्योंकि 1 साल से ऊपर हो गया। लेकिन मान लो 3 साल 8 महीना करके छोड़ दिया जो, तो उसको राउंडिंग ऑफ 4 ईयर कर लोगे तो भी तो ग्रेच्युटी के लिए तो एलिजिबल हुआ ही नहीं। सर 5 साल का रूल है, तो 40 साल काम किया छोड़ दिया, ठीक बात। सर अगर कोई 8 महीना काम करके उसकी डेथ हो जाती है तब क्या उसको राउंडिंग ऑफ 1 ईयर होगा? हाँ बिल्कुल, ठीक है। हाँ। अच्छा, ये पेमेंट कब होगा? आफ्टर लिविंग द जॉब। पीएफ एक्ट की तरह यहाँ पे कोई एडवांस रूल नहीं है, मतलब एडवांस में ग्रेच्युटी मिल जाए ऐसा कोई रूल एक्ट में नहीं है। आपका बॉस आपको दे दे, कोई दिक्कत नहीं है कंपनी को, एक्ट गवर्नमेंट को। सर हम ग्रेच्युटी चैप्टर पढ़ते वक्त पढ़े थे सैलरी में कि ड्यूरिंग द जॉब अगर ग्रेच्युटी उठा ले तो वो टैक्सेबल है, याद है? तो सर यानी ड्यूरिंग द जॉब उठ तो सकता है। तो बात वही है, तुम्हारा बॉस तुमको देने को तैयार है तो ठीक है, वरना जनरली कोई रूल नहीं है कि देना ही पड़ेगा। पॉइंट क्लियर? तो सर नो एडवांस पेमेंट रूल हियर लाइक पीएफ। पीएफ में एडवांस पेमेंट का रूल एक्ट में लिखा हुआ है कि एडवांस अगर बहुत एम्प्लॉय चाहेगा तो मिलेगा उसको। ग्रेच्युटी में ऐसा कोई लिखा हुआ नहीं।
ठीक बात। सर यह ग्रेचुटी एक्ट में आप बार बार एक बात बोल रहे हैं, एलिजिबल है तो एलिजिबल है तो एलिजिबल है तो। सर कौन कौन सा कंपनीज एक्ट में फॉल करेगा, कौन सा बिजनेस के ऊपर ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल होगा? मतलब क्या सब बॉस को ग्रेचुटी देना ही पड़ेगा क्या? अरे नहीं सर, ऐसे थोड़ी ना होता है। बॉस पीएफ में भी पैसा डाल रहा है अपनी जेब से, आपको प्रोविडेंट फंड ईएसआई सबके लिए अरेंजमेंट करके दे रहा है, पेंशन का अरेंजमेंट करके दे रहा है, अब ग्रेचुटी भी दे, मतलब कंपनी को क्या लूट थोड़ी लोगे। बट सब कुछ ऐसा सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन है जिनके लिए गवर्नमेंट कंपलसरी कर दिया कि उन पे ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल होगा। पहला बात तो बोला एप्लीकेबल होल ऑफ इंडिया है। और किन किन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर? अगर आप फैक्ट्री हो तो आपके ऊपर ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल है ऑन एवरी फैक्ट्री। ठीक, अगर आप फैक्ट्री को छोड़ के एवरी अदर शॉप और एस्टेब्लिशमेंट more than 10 worker on any given day in a preceding 12 month, आप फैक्ट्री हो, आपके यहाँ 2 वर्कर भी है तो भी आप पे ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल हो जा रहा है। आप फैक्ट्री नहीं हो, फैक्ट्री को छोड़ के कोई शॉप या अदर एस्टेब्लिशमेंट हो और आपके ऊपर 10 से ज़्यादा वर्कर आपके यहाँ पे पिछले साल में कोई भी एक दिन, फिर आपके ऊपर ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, मतलब फैक्ट्री में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का कोई लिमिट नहीं है। ठीक बात। सर अगर आप प्लांटेशन, पोर्ट, माइनिंग, ऑयल फील्ड, रेलवे, यहाँ पे भी नो वर्कर लिमिट। मतलब सर फैक्ट्री, प्लांटेशन, पोर्ट, माइन, ऑयल फील्ड, रेलवे, ये सब पे कोई वर्कर का लिमिट नहीं है। 2 वर्कर भी है तो भी ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल है। इनको छोड़ के और कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 10 से ज़्यादा वर्कर है, तब फिर ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल होता है। ठीक है। हाँ सर। पीएफ में वगैरह में जब आप पढ़ोगे ना पीएफ के बारे में, तब वहां पे पढ़ोगे कि जिनका मिनिमम सैलरी 15,000 है वो एम्प्लॉइज पे पीएफ एक्ट लगता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सैलरी का लिमिट नहीं है। मतलब अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन पे ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल है तो आपका बॉस आपको ग्रेचुटी देगा, चाहे आपका सैलरी का लिमिट कुछ भी हो। आपके कंपनी पे अगर ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल, आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जहाँ जॉब करते हो उस पर ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल है, तो आपका सैलरी चाहे 50,000 हो चाहे 5,000 हो, आप भी ग्रेचुटी एक्ट में फॉल कर जाओगे। ठीक है, पीएफ एक्ट में ऐसा नहीं होता, वहां पे एक एम्प्लॉय के लिए भी एक अमाउंट का लिमिट है। ठीक है। हाँ, लेकिन एक बड़ा काम का बात बोला सर, मेरे पर एक बार ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल हुआ, मान लीजिए हम फैक्ट्री नहीं है, हम प्लांटेशन, पोर्ट, माइन, ऑयल फील्ड, रेलवे भी नहीं है, हम इनको छोड़ के कुछ है, मेरे यहाँ 10 से कम वर्कर है तो ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। नहीं। लेकिन मान लीजिए मेरे यहाँ कोई 1 साल 12 वर्कर था, मेरे ऊपर ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन सर अगले साल वहाँ 9 हो गया, 3 छोड़ के चले गए, अब क्या ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल रहेगा? प्रीवियस ईयर का देखेंगे ना? नहीं, हर साल नहीं चेक करेंगे। एक बार आप पे ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल हो गया तो फिर ऑलवेज एप्लीकेबल। ठीक बात। अब सर ग्रेचुटी का अमाउंट कितना मिलेगा और कैसे कैलकुलेशन होगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। सर ग्रेचुटी का अमाउंट कितना मिलेगा उसका कैलकुलेशन का डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए या डिफरेंट टाइप ऑफ वर्कर के लिए, सॉरी, अलग अलग कैलकुलेशन है। सर अगर आप मंथली बेसिस पे जॉब करते हो, जो जनरली लोग करते भी हैं, तब सर फैमिली होगा, सैलरी का फिगर कैसे कैलकुलेट होगा? ग्रेचुटी का वैल्यू, सॉरी, लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस इंटू 15/26। याद आया होगा थोड़ा थोड़ा, ग्रेचुटी में यही पढ़ते थे। तो यही वाला फॉर्मूला यहाँ ले आया उठा के, मतलब इनकम टैक्स यहाँ से फॉर्मूला उठाया। 15/26 का संडेज को माइनस एग्जैक्टली 15 इसलिए बोला है बेटा ऊपर में, क्योंकि मंथ जनरली 30 डेज का होता है, तो 30 का एवरेज 15 होता है। लेकिन वर्किंग डेज तो 26 ही होते हैं ना, 30 नहीं होते, 4 संडे में, इसलिए 15/26। ठीक है। अगर आप डेली या पीस रेट वाले एम्प्लॉय हो तो, डेली रेट एंड पीस रेट वाले हो तो वही लास्ट 3 मंथ एवरेज सैलरी या लास्ट ड्रॉन सैलरी था, बाकी सब कुछ सेम है बेटा फॉर्मूला में। यहाँ लास्ट ड्रॉन सैलरी मतलब आखिरी महीने वाला सैलरी, और यहाँ बोल दिया लास्ट 3 मंथ एवरेज सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर सर्विस इंटू 15/26। ठीक है। सीजनल वर्कर हो तो
कई जगह होता है ना कि आपको सीजन पे काम पे बुलाएगा, ऑफ सीजन आपको काम पे नहीं बुलाएगा। आप आइसक्रीम का फैक्ट्री में काम करते हो तो फिर फॉर्मूला हो जाएगा लास्ट सीजन सैलरी डिवाइडेड बाय लास्ट सीजन डेज। आप पिछले साल सीजन जब काम किए थे उस सीजन में आपका सैलरी कितना था और आपका कितना सीजन में डेज था, इंटू 7/26, क्योंकि और एवरेज का भी एवरेज ना, तो 15 का जनरली एवरेज 7.5 होता है, यहाँ 7 कर लिया और नीचे वही 26 से रखा वर्किंग डेज, इंटू नंबर ऑफ सीजन्स वर्क। आप कितना सीजन काम किए उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब आप रिटायर हो रहे हो या छोड़ रहे हो तो आप कितने सीजन काम किया, 5 सीजन, 8 सीजन, 10 सीजन, कितना सीजन काम किए। सीजन मतलब जितना महीने का एक बार का नहीं, जनरली अब सीजन तो हर साल फिक्स ही होगा ना कि गर्मी का सीजन में आपको काम मिलता है या विंटर वेकेशन में आपको काम मिलता है, विंटर सीजन सॉरी। तो ऐसे आप कितने सीजन से वहां पे काम कर रहे हो। बेटा यहाँ नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस लिख दिया, यहाँ पे ये नहीं बोल सकता ना, हाँ इसीलिए नंबर ऑफ सीजन बोल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। मैक्सिमम सर्विस पीरियड आपका 33 ईयर्स गिना जाएगा। मतलब अगर आप 33 ईयर्स से ज्यादा काम किए हो तो आपको 33 लेंगे, जो नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस लेंगे ना। अब आप बोलोगे हम 40 साल काम करके रिटायर हुए, गवर्नमेंट बोलेगा कोई बात नहीं, तुम 40 साल काम किए हो ठीक है, ग्रेचुटी कैलकुलेशन के लिए हम मैक्सिमम 33 ईयर्स लेंगे। लेकिन अगर हम 28 साल काम करके रिटायर हुए तो 28 ही लेंगे। मतलब नंबर ऑफ ईयर पे लिमिट लगा दिया, वरना ग्रेचुटी का फिगर बहुत बड़ा आ जाएगा ना बेटा, तो मैक्सिमम लिमिट 33 लगा दिया। अब आप सर राउंड ऑफ किया तो 6 मंथ के ऊपर फुल राउंड ऑफ है, वो ऊपर वाला रूल यहाँ एप्लीकेबल है। अगर हम 32 साल 8 महीना काम किया उसको 33 गिनेंगे। अगर हम 35 साल 6 महीना काम किए सिर्फ गिनेंगे तो 36, लेकिन लिमिट ही 33 का, यहाँ 33 लिखेंगे फॉर्मूला में। ठीक है, और ये सैलरी का मतलब क्या होता है, बेसिक प्लस डीए। देखो यहाँ पे बोला सैलरी इंक्लूड्स बेसिक प्लस डीए, एक्सक्लूड्स में सब कुछ आ गया बेटा, जो बेसिक प्लस डीए छोड़ के सब कुछ। यहाँ पे ज्ञान की तरफ दे दिया, ऑल अदर बोनस है, चारे सब कुछ छोड़ दो। हाँ तो ठीक है ना सर, जब आप बेसिक प्लस डीए बोल दिए हैं तो बाकी सब तो ऐसे ही छूट जाएगा, कैलकुलेशन में से हट जाएगा। तो यहाँ पे काम का क्या बात रहा सर, सैलरी का मतलब लेंगे बेसिक प्लस डीए, नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस मैक्सिमम 33 हो सकता है, उससे ऊपर नहीं हो सकता। बाकी तो हमको फॉर्मूला याद करना और कैलकुलेशन करना। क्लियर है, ठीक है ना। हाँ सर। अच्छा यहाँ पे बहुत बढ़िया बात बोला, सर्विस पीरियड शुड बी कंटिन्यूअस। ये ऊपर हम बोला था जोर देके, कंटिन्यूअस विदाउट एनी ब्रेक। अब ये कंटिन्यूअस विदाउट एनी ब्रेक क्या होता है सर, आप 3 साल जॉब किए, बॉस आपको जॉब से टर्मिनेट कर दिया कुछ कारण से, आप कुछ गलत सलत किए थे, आपको 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया और फिर बोला 6 महीना बाद दोबारा आ सकते हो, तो आपका ब्रेक हो गया। तो फिर से अगर आप 5 साल लगातार काम करोगे तो आप ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल हो। इसीलिए हम कंटिन्यूअस में बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट में आप गौर किया कभी कभी, अगर न्यूज चैनल फॉलो करते हो और कभी कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हड़ताल का धमकी देता है तो गवर्नमेंट उसको क्या धमकी देता है मालूम है, कि आप जितना दिन स्ट्राइक पे रहोगे हम उसको ब्रेक ऑफ सर्विस मान लेंगे। फिर आपका ग्रेचुटी पीएफ जो भी कैलकुलेशन में जहां जहां कंटिन्यूअस वर्ड आता है वो आपके लिए नुकसानदायक, क्योंकि आपको तो हम 10 दिन भी आप हड़ताल पे रहे, हम 10 दिन को वो आपका मान लेंगे कि आप जॉब छोड़ दिए, ब्रेक ऑफ सर्विस मान लेंगे। तो ब्रेक हो जाएगा ना। हाँ एक दिन के लिए भी होगा बिल्कुल तो ब्रेक बिल्कुल माना बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन गवर्नमेंट बहुत बार क्या होता है, जब पहले तो धमकी दे देता है, अब मान लीजिए एम्प्लॉय लोग 1 महीना स्ट्राइक पे बैठे रहे तो उसका तो ब्रेक हो गया, तो ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल हो गया। मान लो 4 साल काम कर चुका है फिर भी एलिजिबल हो गया। लास्ट में जब ये लोग हड़ताल का सेटलमेंट होता है ना, तब गवर्नमेंट ये बोल देता है अच्छा ठीक है चलो इसको हम ब्रेक नहीं मानते, वरना एम्प्लॉय को नुकसान होगा, एम्प्लॉय बात पे भी हड़ताल पे बैठ जाएगा फिर से। जो भी है, अगर तुम्हारा बॉस उसको ब्रेक मान लिया तो भैया तुम यहाँ पे रूल में मात खा गए, तुम्हारा ग्रेचुटी के लिए एलिजिबिलिटी फिर से टूट गया, फिर से दोबारा 5 साल काम करो लगातार, फिर ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल हो। ठीक बात सर। ये कंटिन्यूअस में तो सर छुट्टी लिए वो भी आ गया, विदाउट परमिशन लीव लोगे तो वो भी आ गया।
ब्रेक माना जाएगा उसको। लेकिन अगर आप बीमार पड़ते हो नॉर्मली, अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आपको आपका बॉस ही लीव दी है, आप स्ट्राइक पे बैठे और उस स्ट्राइक को बॉस ब्रेक नहीं माना है, आपके फॉल्ट के कारण आप घर पे नहीं बैठे थे, कुछ और रीजन था जिसके कारण आपको घर पे बैठना पड़ा, आपका फॉल्ट नहीं है उसमें, एम्प्लॉय का उसमें कोई फॉल्ट नहीं है, तो फिर उन सबको ब्रेक नहीं माना जाएगा। इसका एक्सेप्शन यही है। ठीक है। हाँ सर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, सर आप बोले लगातार 5 साल जॉब करना पड़ेगा। सर 5 साल में कितना दिन, एवरी ईयर हाउ मेनी डेज? क्योंकि साल में तो 365 दिन होता है, तो हाउ मेनी डेज? हमको लगातार आना ही पड़ेगा हर साल, तब आप 5 साल कंटिन्यूस गिनेंगे। बोला अगर आप 12 महीना वाला जॉब करते हो, मतलब जहाँ पे कोई सीजन नहीं है, तो फिर आपको 190 दिन मिनिमम प्रेजेंट होना पड़ेगा। अगर आप वर्किंग बिलो द ग्राउंड करते हो, मतलब माइंस वगैरह में काम करते हो, ठीक है, या ऐसा एस्टेब्लिशमेंट में काम करते हो जहां पे वर्किंग डेज ही लेस देन 6 मंथ है, मतलब हफ्ता में 5 ही दिन ऑफिस या फैक्ट्री खुला रहता है। आप अगर जमीन के नीचे काम करते हो या ऐसा कोई एस्टेब्लिशमेंट में काम करते हो जहां पे वर्किंग डेज लेस देन 6 डेज इन अ वीक है, 6 डेज इन अ वीक है, तो फिर आपको 190 डेज मिनिमम पर ईयर में आना पड़ेगा। मान लेंगे तब आपका पूरा 1 साल हो। और यही आप ऐसा कोई जगह, और अगर आप ओवर द ग्राउंड जॉब करते हो तो फिर 240 डेज इन अ ईयर। बात समझ में आया? हाँ सर। और वही अगर आपका सीजनल जॉब है या 6 मंथ वाला ही जॉब है तो इसको आधा कर दिया। अगर आपका 12 महीना नहीं 6 महीना वाला ही जॉब है, सीजनल नहीं बोला, सॉरी, सीजनल के लिए अलग रूल है। अगर आपका 12 महीना वाला जॉब है तो जमीन के नीचे 190 दिन, जमीन के ऊपर 240 दिन। अगर आपका 6 महीना वाला जॉब है तो इनको आधा कर लो, 190 का आधा 95 और 240 का आधा 120। वही जमीन के नीचे 95, जमीन के ऊपर 120 दिन। ठीक है। और अगर आप सीजनल वर्कर हो तो 75% ऑफ वर्किंग डेज ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, उस सीजन में जितना दिन वो जॉब खुला रहता है, मान लो मेरा विंटर में 4 महीना होता है, ये मेरा 4 ही मंथ वर्किंग है, तो सर ये 4 मंथ में आपका कितना दिन एस्टेब्लिशमेंट खुला रहता है? लेट से पर हफ्ता पर महीना 25 दिन खुला रहता है, तो 4 महीना में कितना 100 दिन खुला रहेगा, तो 100 दिन का 75%, मतलब आपको 75 डेज मिनिमम एवरी सीजन आना ही पड़ेगा। अगर आप उतना दिन आए हो तो यू आर एलिजिबल फॉर, आपको कंटिन्यूस माना जाएगा एंड यू आर एलिजिबल फॉर ग्रेच्युटी। क्लियर है? अब एक आखिरी रेस्ट्रिक्शन, सर आप पिछला फॉर्मूला से एक बात समझाने का कोशिश कर रहे थे, गवर्नमेंट नहीं चाहता ग्रेच्युटी का लिमिट बहुत ज्यादा क्रॉस कर जाए, तो इन फॉर्मूला से जो भी ग्रेच्युटी का फिगर आया उसको कंपेयर करोगे 20 लाख से, विचएवर इज हायर, सॉरी विचएवर इज मिनिमम, मैक्सिमम, सॉरी विचएवर इज मैक्सिमम, आपको छूट मिल जाएगा। मान लो वो फॉर्मूला से कैलकुलेट करके मेरा 22 लाख का ग्रेच्युटी आ रहा है, तो 22 लाख या 20 लाख, विचएवर इज मिनिमम, मेरा गलती होगा, विचएवर इज मिनिमम। अरे ये बोला है मैक्सिमम ग्रेच्युटी 20 लाख होगा, ग्रेच्युटी का वैल्यू 20 लाख क्रॉस नहीं कर सकता, तो 20 लाख का स्टैट्यूटरी लिमिट है, इनकम टैक्स में भी पढ़े थे, कवर्ड ग्रेच्युटी में, है ना? हाँ सर। तो यहाँ पर भी बोल दिया कि आपका जो अमाउंट आ रहा है फॉर्मूला से या 20 लाख, विचएवर इज लोअर, उतना ही आपको ग्रेच्युटी मिल सकती है। मतलब अगर आपका फॉर्मूला से 18 लाख आ रहा है तो आपको 18 लाख ही मिलेगा, और अगर आपका फॉर्मूला से 22 लाख आ रहा है तो आपको 20 लाख ही मिलेगा। मतलब ग्रेच्युटी पे मैक्सिमम लिमिट 20 लाख का होगी, मैक्सिमम ग्रेच्युटी आपको 20 लाख ही मिल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। ठीक है? हाँ सर। अच्छा सर, ये अगर हम नहीं रहे तो किसको मिलेगा? आपको नॉमिनी बना के जाना पड़ेगा। आप जिस भी फैमिली मेंबर को नॉमिनी बना के जाओगे दैट पर्सन विल बी एलिजिबल आपके बाद। ठीक है सर, ये नॉमिनी कब तक बताना पड़ेगा? मेरे जॉब ज्वाइन करने की आप ओनली आफ्टर 1 ईयर। हम एक बार जॉब में लगे 1 साल तक तो वैसे ही प्रोविशनरी पीरियड होता है, 1 साल कंप्लीट हो गया हमको जॉब करते हुए, अब हमको बता देना है विदिन 30 डेज कि मेरा नॉमिनी कौन हो।
1 साल कंप्लीट होने के बाद से 30 दिन के अंदर अंदर फॉर्म F फाइल करो। F माने फैमिली याद रखने का तरीका, कि हम अपना फैमिली बता रहे हैं, जिसको मेरे बाद अगर हम नहीं रहे तो मेरा ग्रेच्युटी मिलेगा। देखो हम जिंदा रहे तो हमको ही मिलेगा ना, हम नहीं रहे तो बता दीजिए कौन है वो। तो सर यानी ग्रेच्युटी के लिए कौन कौन एलिजिबल है? सर खुद तो एलिजिबल है ही, हम खुद को तो दे ही सकते, खुद तो लेंगे ही। अगर हम नहीं रहे तो मेरा स्पाउस, और यहाँ पे एक जोक मारा, ओनली लीगल स्पाउस। इलीगल स्पाउस भी होता है, ठीक है। इनका डिपार्टमेंट बोल रहा होगा तुम्हारा इलीगल वाइफ या हस्बैंड, हमको क्या करना है? हम ग्रेच्युटी, हम नॉमिनी केवल लीगल वाले को ही बनने देंगे, ठीक है। तो खुद को दे सकते हो, स्पाउस को दे सकते हो, चिल्ड्रंस को बना सकते हो। देखो यहाँ पे कितना मस्त बात बोला और बड़ा गजब का बात बोला। एडॉप्टेड चाइल्ड भी चलेगा, मैरिड चाइल्ड भी चलेगा और इलीगल चाइल्ड भी चलेगा। मतलब इलीगल वाइफ नहीं चलेगी लेकिन इलीगल चाइल्ड चलेगा। डिपार्टमेंट भी जोक करता है बैठा बैठा। इलीगल चाइल्ड कैसे हो सकता है? मतलब जिससे मेरा शादी नहीं हुआ उससे अगर मेरा एक बच्चा हो जाए, हाँ, और उसको हम अपना नॉमिनी बना के जाना चाहते हैं, हम बना सकते हैं। हाँ, तो देखो जिससे मेरा शादी नहीं हुआ उसको हम नॉमिनी नहीं बना सकते। हाँ, ऑन डॉक्यूमेंट वो मेरी वाइफ नहीं है, जी, घर वाली बाहर वाली वाला कंसेप्ट। लेकिन अगर उससे मेरे कोई चाइल्ड है तो अब उसको नॉमिनी बना सकते। मतलब सर जी व्हाट है जोक, ठीक है, जो भी है याद रखना, लेकिन ये व्हाट है जोक, ठीक है। सर आप पेरेंट को भी नॉमिनी बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। अच्छा अपने पेरेंट छोड़ो, अपने स्पाउस के पेरेंट को भी नॉमिनी बना सकते हैं। मतलब हम अपने सास ससुर को भी नॉमिनी बना सकते हैं, लेकिन कंडीशन एक ही है, पेरेंट या स्पाउस के पेरेंट मेरे ऊपर डिपेंडेंट होने चाहिए। अगर मेरे पेरेंट मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है या मेरे सास ससुर मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, हम उनको नॉमिनी नहीं बना सकते। विडो एंड चिल्ड्रन ऑफ डिजीज सन, ये लोग भी ग्रेच्युटी के हकदार हैं। आदमी का डेथ हो गया और वो किसी को नॉमिनी बना के नहीं गया, तो उसकी विडो या उसके लीगल चिल्ड्रन ही नॉमिनी होंगे अपने आप। मतलब ये ऑटो नॉमिनी का बात कर रहे हैं, अच्छा, ठीक है। हाँ सर, ओ नहीं 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 नहीं, यहाँ कुछ और बोल रहे हैं, यहाँ कुछ और बोल रहे हैं, ऑटो वाला बात नहीं कर रहे। यहाँ बोल रहे हैं एक आदमी है, उसके बेटे का डेथ हो गया, एक आदमी है उसके बेटे का डेथ हो गया। वो आदमी चाह रहा है, वो जॉब कर रहा है अभी, आदमी खुद मिस्टर एक्स है, उसका एक बेटा है मिस्टर वाई। मिस्टर वाई का हो गया डेथ, लेकिन मिस्टर वाई के कोई वाइफ थी यानी विडो उसकी अब, या मिस्टर वाई का चिल्ड्रन। तो ये जो मिस्टर एक्स है ना, ये अपने मरे हुए बेटे की वाइफ को या मरे हुए बेटे के बच्चों को यानी अपने पोता पोती को भी नॉमिनी बना के जा सकते। अरे भाई बेटे का डेथ हो चुका है, मेरे को लग रहा है कि मेरे बाद अब हम ही इन बच्चों को संभालते हैं। मान लो मेरे बच्चे हैं, मेरा एक बेटा है, उसका शादी हुआ, उसकी वाइफ और एक बेटा है उसके भी। अब मेरे बेटे का डेथ हो गया, तो अब मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ गया ना वाइफ, मेरे बहू का और मेरे बच्चे पोते का। हाँ, तो हमको लग रहा है कि मेरे बाद मेरा पैसा उन्हीं को मिले तो बेटर है, कम से कम मेरे बाद उनको कौन संभालेगा, नहीं तो हम उनको नॉमिनी बना के चलाएंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ सर, अब एक बहुत बड़ा मजेदार कैच है, आपको यहाँ ऊपर क्या बोला था हम, सर नॉमिनी कब तक बनाना है? जॉब ज्वाइन करने के 1 साल बाद से 30 दिन के अंदर अंदर। ठीक है सर, आप फॉर्म ऐप फाइल कीजिए और बता दीजिए। सर अगर एम्प्लॉय मैरिड है तो वो तब तो फॉर्म ऐप फाइल करके बता ही देगा, ठीक है। लेकिन सर वो अनमैरिड है, तो सर जब उसका शादी होगा तब वो किसी को नॉमिनी बनाना चाहेगा, अपनी वाइफ को, बच्चों को। तो जब उसका शादी होगा उसके 90 दिन के अंदर अंदर फॉर्म जी फाइल कर देगा और बोलेगा मेरा ये लोग अब नॉमिनी है, ठीक है। सर नॉमिनी बना दिया और नॉमिनी बदलना चाहते हैं, ठीक है, फॉर्म एच भरो और नॉमिनी चेंज कर दो, तो FGH, ठीक है। इफ एम्प्लॉय इज इलिटरेट, अगर एम्प्लॉय इलिटरेट है तो जब भी ये नॉमिनी का फॉर्म भरा जाएगा ना, तो 2 विटनेस का साइन होना चाहिए और वो विटनेस पढ़े लिखे होने चाहिए। हो सकता नहीं फैक्ट्री में एक मजदूर जॉब कर रहा है, अंगूठा छाप है,
हाँ सर। वो ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल होने जा रहा है, वो भी नॉमिनी बनाना चाहते हैं, बनाए। अब देखो वो तो उड़ा जाप है, तो कोई भी उसको प्रेशर में करा के अपने आप को नॉमिनी बनवा लेगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है 2 विटनेस का भी साइन करा के। नॉमिनी फॉर्म का 2 कॉपी होगा, 2 कॉपी में सबमिट होगा, एक ओरिजिनल एक डुप्लीकेट। ओरिजिनल कॉपी कंपनी के पास रह जाएगा, डुप्लीकेट कंपनी तुम्हारे बॉस के पास चला जाएगा। सर हम एक से ज्यादा नॉमिनी बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हो। मतलब हम अपने, मेरे 2 बच्चे हैं, हम दोनों को नॉमिनी बना के जाना चाहते हैं, बना दो। दोनों का अमाउंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिस भी रेशियो में हम बता के गए हैं उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पे कोई मना नहीं है, ठीक है। अगला टॉपिक आता है फॉरफीचर ऑफ ग्रेचुटी। सर क्या मेरा बॉस मेरा ग्रेचुटी का पैसा को फॉरफिट कर सकता है? फॉरफिट करने का मतलब नहीं देना, खा जाना। सर कैन, फुल और पार्शियल दोनों वे में। रीजन, अगर आप कंपनी के साथ फ्रॉड करके हो, आप वायलेंट बिहेवियर के कारण कंपनी को नुकसान पहुंचाए हो, या उनके कोई एसेट को चोरी चकारी की हो, मिस एप्रोप्रिएट की हो, खो दिए, चोरी कर लिए, ठीक है। अगर ऐसा कुछ किए हो तो ऑब्वियस बात है ना सर, मेरा बॉस तो मेरे से पैसा काटेगा नहीं, इस बात का। तो सर वो आपके ना ग्रेचुटी से काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। सब पूरा अमाउंट, हाँ, मतलब ग्रेचुटी था 3 लाख का और नुकसान कर दिया हम 3.5 लाख का, तो सर पूरा 3 लाख की ग्रेचुटी हमको नहीं मिलेगा, वो एडजस्ट कर लेगा। सर नुकसान किया तो 2 लाख का, तो ऑब्वियस से 2 लाख काटेगा और 1 लाख तो देगा ना मेरे को। तो बात ये, हाँ फुल्ली फॉरफीचर भी तो कर सकते हो। हाँ तो बेटा जी फुल्ली फॉरफीचर कब कर सकता है? जब लॉस उतना है उसको। सर लॉस 2 लाख का, वो आपका ग्रेचुटी 3 लाख का है, तो ऑब्वियसली वो 2 ही लाख का लॉस में एडजस्ट करेगा और आपको 1 लाख तो देगा ना भाई। यहाँ पे पार्शियल होगा, अदरवाइज फुल्ली भी हो सकता था अगर लॉस भी ग्रेचुटी अमाउंट से ज्यादा था, ठीक है। अगर वो डैमेज जो उसको हुआ है वो आपके नेग्लिजेंसी के कारण है, तो जितना लॉस हुआ उतने का ही पैसा काटेगा। लेकिन अगर आपका मॉरल टर्पिट्यूड है, आपको इलीगल एक्टिविटी करते हुए पकड़े गए थे, तो फिर वो पूरा पैसा भी मार सकते हैं और पार्शियली भी मार सकते हैं, उसके ऊपर है वो बात, ठीक है। अगला पॉइंट आता है, सर हम लोग अभी तक बिगिनिंग में एक बात पढ़े थे कि ग्रेचुटी का पैसा ना बॉस अपनी जेब से देगा, आप ये वर्ड यूज किए थे, वो कोई गवर्नमेंट में जमा नहीं करता। बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक पॉइंट है, गवर्नमेंट को एक डर है, आप पे ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल आपकी कंपनी के ऊपर, हाँ है, तो गवर्नमेंट को एक डर है जब ग्रेचुटी देने का टाइम आएगा तब आपके जेब में पैसा ही नहीं हुआ तो। देखो पीएफ वगैरह में क्या आप गवर्नमेंट को जमा कर दे रहे हो पैसा, तो गवर्नमेंट ही देगा, तो गवर्नमेंट को वहां डर नहीं है, क्योंकि तुम हर महीने हर साल पैसा जमा करते जा रहे हो। लेकिन यहाँ तो तुमको देना है। मान लो एक कंपनी में हम 18 साल जॉब करके रिटायर हुआ, सब फॉर्मूला से कैलकुलेट करके मेरा ग्रेचुटी निकला 17 लाख रुपया, तो ये तो एम्प्लॉयर को अपनी जेब से देना है। अब इतना बड़ा अमाउंट एक साथ वो नहीं दे पाए उस समय, तो एम्प्लॉय का नुकसान हो जाएगा। इसीलिए उसका भी एक इंश्योरेंस का एक तरीका निकाला। गवर्नमेंट बोला एक काम करो, तुम हमको जमा मत करो, तुम उसका एक इंश्योरेंस करवा के रख दो, छोटा मोटा एक प्रीमियम होगा, देते रहो हर साल। अगर तुम पैसा दे पाए तो वेल एंड गुड, ये 17 लाख, तुम नहीं दे पाए तो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, ठीक है ना। मतलब एम्प्लॉय का नुकसान नहीं होना चाहिए, यानी कंपल्सरी इंश्योरेंस का एक रूल लेकर आया। इट माइट हैपन एम्प्लॉयर हैज नॉट मच फंड ऑन रिटायरमेंट ऑफ एम्प्लॉय, तो फिर एम्प्लॉयर क्या करेगा, परचेज करेगा एक इंश्योरेंस, ताकि उसका लायबिलिटी के लिए एक श्योरिटी मिल जाए कि अगर वो ग्रेचुटी का पैसा ना दे पाए तो इंश्योरेंस कंपनी देगा, ठीक है। तो एम्प्लॉय के लिए एक श्योरिटी होगा ना कि या तो उसका बॉस देगा या इंश्योरेंस कंपनी देगा, कोई तो देगा उसको। और इसका प्रीमियम कौन भरेगा? सर एम्प्लॉयर भरेगा, और वो भी एम्प्लॉय की सैलरी से काट नहीं सकता है, नॉट टू बी डिडक्टेड फ्रॉम एम्प्लॉय सैलरी। जैसे पीएफ वगैरह में होता है तुम्हारे सैलरी से थोड़ा काट के जमा कर रहा है, यहाँ वो नहीं होगा, वो अपनी जेब से ही डालेगा वहां। सर ये इंश्योरेंस क्या कंपलसरी है? सबके लिए नहीं है,
किन किन कंपनी के लिए कंपलसरी है? जहां पे 500 या उससे ज्यादा एम्प्लॉई है, ठीक है। हाँ, एक तरीके से बच सकते हो अगर आप सेपरेट ग्रेचुइटी का फंड ही बना रखे हो और खुद से वो उस फंड में हर साल पैसा डाल रहे हो तो इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। तो दो केस में एक्सेप्शन है, अगर 500 से कम एम्प्लॉई है, सॉरी 500 से ज्यादा एम्प्लॉई है, एक मिनट, इंश्योरेंस इज कंपल्सरी। हाँ, एक मिनट गलती हुआ, ये इंश्योरेंस कंपल्सरी है, किनके लिए नहीं है? जहां 500 से ज्यादा एम्प्लॉई है वहां कंपल्सरी नहीं है, या फिर अगर आप सेपरेट ग्रेचुइटी फंड बना रखे हो तो कंपल्सरी नहीं है ये इंश्योरेंस, या फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट हो खुद, तो ये इंश्योरेंस कंपल्सरी नहीं है। तो जहां 500 से ज्यादा एम्प्लॉई है वहां कंपल्सरी नहीं है, जहां सेपरेट ग्रेचुइटी फंड ऑलरेडी बना रखा है बॉस तो वहां भी नहीं है, और आप खुद सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट हो तब कंपल्सरी नहीं, ठीक है। नोटिस ऑफ ओपनिंग एंड चेंज एंड क्लोजर, एक मिनट रुको, जब भी आप ये ग्रेचुइटी, आपका कंपनी ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबल हो रहा है तो जैसे आपका ग्रेचुइटी के लिए डिटेल चालू हो जाएगा, अकाउंट मेंटेन करना, आपको कंट्रोलिंग अथॉरिटी बोल के एक डिपार्टमेंट है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट, आपको उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मेरे ऊपर ग्रेचुइटी एप्लीकेबल हो गया है। मान लो अब तक मेरे 8 एम्प्लॉय था, हम ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबल नहीं था, हम फैक्ट्री भी नहीं और वो प्लांटेशन पोर्ट और वो सब भी नहीं, तो मेरे ऊपर तो ग्रेचुइटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं था। लेकिन सर अब आपके यहाँ 10 से ज्यादा एम्प्लॉय हो चुका है, अब आप एलिजिबल हो गए, तुरंत आपको कंट्रोलिंग अथॉरिटी को ये बता देने, फॉर्म ए फाइल करोगे विद इन 30 डेज और इन्फॉर्म कर दोगे, लेबर कमिश्नर को भी बता दोगे, इन दोनों को आपको बताना पड़ेगा, कंट्रोलिंग अथॉरिटी यानी गवर्नमेंट और लेबर कमिश्नर, ठीक है। इसके अलावा क्या बोला, जब भी कोई चेंज होगा आपके ग्रेचुइटी के कहानी में, जैसे आप कंपनी थे आप पार्टनरशिप फॉर्म में जा रहे हो सकता है ना, या प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड हो रहे हो, पब्लिक लिमिटेड से प्राइवेट लिमिटेड हो रहे हो, मतलब आपके बिजनेस का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, तब भी आपको इन दोनों को इन्फॉर्म करना पड़ेगा फॉर्म बी में। और अगर आपके ऊपर से ग्रेचुइटी एक्ट आप हटवाना चाहते हो, मान लो अब आपके यहाँ 3 एम्प्लॉय बचे, आपने क्या पढ़े थे, एक बार ग्रेचुइटी एप्लीकेबल तो लाइफ टाइम एप्लीकेबल, लेकिन आप अथॉरिटी को ये साबित कर पाए कि देखो हम ग्रेचुइटी का पैसा देने लायक कंडीशन में नहीं है, मेरा बिजनेस ही बंद हो जाएगा अगर हम ग्रेचुइटी के लिए गए तो मेरे को माफ करो, मेरे ऊपर से ग्रेचुइटी एक्ट हटवा लो। तो गवर्नमेंट उसके लिए वेरिफिकेशन करेगा, चेकिंग करेगा, इंस्पेक्शन करेगा, अगर उनको लगेगा हाँ बात तो जेन्युइन है, एक ग्रेचुइटी के चक्कर में जो 4-5 लोग काम कर रहे हैं तुम्हारे यहाँ, उनका नौकरी चला जाए वो तो गवर्नमेंट नहीं होने देगा ना, तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगा अगर ग्रेचुइटी के नाम पे। तो बेटा जी जो काम कर रहे हैं तुम्हारे यहाँ 5-6 लोग, उनका तो रोजी रोटी मारा जाएगा ना, तुम कम से कम सैलरी तो दे रहा था उनको नौकरी पे रख के, तुम बोलेगा हम ग्रेचुइटी नहीं देंगे, गवर्नमेंट बोलेगा जाओ तुम्हारे पर ताला लगाए, तुम बोलेगा लगा दो, अब तुम्हारे ताला लगाने चक्कर में 5-6 लोग भी नौकरी से गए, सही तो गलत हो गया। तो गवर्नमेंट को अगर लगता है कि नहीं भैया ये जेन्युइन बात कर रहे हैं, इस पर से हटा लेना चाहिए, तो तुमको फॉर्म भी फाइल करना पड़ेगा विद इन 30 डेज। तो जब ओपन होगा तब फॉर्म है क्लोज करने के लिए और चेंज करने के लिए फॉर्म, ठीक है, फॉर्म सी सॉरी बी और सी, ठीक है, ये 60 डेज इन एडवांस, ठीक है। अगर तुम कंपनी बंद कर रहे हो तब तुमको बताना पड़ेगा ना, ऑर्गेनाइजेशन ही बंद कर रहे हो तुम, तो तुम फॉर्म सी फाइल करो एडवांस। सर आप ऊपर एक बात बोले, आपका कंट्रोलिंग अथॉरिटी कोई गवर्नमेंट होगा, कौन सा गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन है वो आपके अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या अथॉरिटी? सर अगर मेरा एक से ज्यादा ब्रांचेस है तो ऑलवेज सेंट्रल गवर्नमेंट मेरा अथॉरिटी है, अगर मेरा बिजनेस डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ही आता है तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट मेरा अथॉरिटी है, हम पोर्ट माइन या ऑयल फील्ड या रेलवे का काम करता है, मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी है। लेकिन अगर मेरा बिजनेस रजिस्टर्ड ओनली इन 1 स्टेट है तो मेरे ऊपर स्टेट गवर्नमेंट है, हम खाली वेस्ट बंगाल में बिजनेस करते हैं तो मेरा अथॉरिटी कौन होगा,
वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। ये वाला टॉपिक हम पहले पढ़ा दिया था कि वर्किंग डेज में क्या क्या आएगा और क्या क्या नहीं। तुम्हारा बॉस ही अगर तुमको छुट्टी दी है वो वर्किंग डेज में आएगा। तुमको छुट्टी मिल रहा है बिना सैलरी कटे, वो भी नॉर्मल वर्किंग डे की तरह। वो जो 240 190 डेज काउंट होगा ना, हाँ, उसमें ये सबको भी गिनना है। सर हमको बॉस ही छुट्टी दिया था 5 दिन का, तो वो ये 240 की कैलकुलेशन में माइनस नहीं है, मान लेंगे वो भी तुम ऑफिस आए थे। अच्छा, टेम्पररी एब्सेंट तो एक्सीडेंट या डिसेबलमेंट के कारण। मैटरनिटी लीव फॉर मैक्सिमम ऑफ 12 वीक फॉर वुमेन्स। सर ये सब को वो 240 या 190 डेज कैलकुलेट करते समय माइनस मत कीजिए कि ये सब तुम्हारा एब्सेंट था। इन सबको भी प्रेजेंट डेज माना जाएगा, ठीक है। हाँ, सीजनल वर्कर के लिए वो कंडीशन कंपलसरी है कि 75% से ज़्यादा, जितना दिन ऑफिस खुला था या फैक्ट्री खुला हुआ था, 75% से ज़्यादा तुम्हारा उसमें अटेंडेंस होना चाहिए, ठीक है। ये कंट्रोलिंग अथॉरिटी के ऊपर बात किए थे, तुमको पहले ही बता चुके, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगा जो तुम्हारे ऊपर एलिजिबल गवर्नमेंट है। अब बात आता है पेमेंट डेट पे क्या होगा, एलिजिबिलिटी ऑफ पेमेंट। तो पहला बात तो कंडीशन क्या है सर, 5 कंटिन्यूअस ईयर ऑफ सर्विस करना पड़ेगा तभी हम एलिजिबल होगा ग्रेचुइटी के लिए, ठीक है। अगर हम डिसेबलमेंट या डेथ के कारण तो फिर 1 ईयर, ठीक बात। मतलब सर नॉर्मल रिटायरमेंट रेजिग्नेशन हो तो फिर 5 साल, तो फिर 5 साल। अरे सर रिटायरमेंट रेजिग्नेशन नॉर्मल हो रहा है, हाँ, या फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स कर दिया गया था कितने साल आपको काम करना है, ठीक है। उन सब केस में 5 साल, और अगर आप डेथ और डिसेबलमेंट के कारण जॉब से जा रहे हो तो फिर 1 साल आप ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ये भी ज्ञान वाला टॉपिक, ये भी पढ़ चुके हो आप। किसको मिलेगा सर, अगर हम जिंदा है तो हमको मिलेगा, लेकिन अगर हम नहीं है तो डेथ के केस में जिसको हम नॉमिनी बनाए हैं, सर कोई को नॉमिनी बनाए नहीं थे और हम मर गए तो सर मेरा जो भी लीगल एयर होगा वो साबित करेगा कि प्रूफ करेगा हम लीगल एयर है, उसको दे देगा, ठीक है। और अगर नॉमिनी माइनर है तो हम अपने बेटे को बनाया था नॉमिनी, हमको लगा था हम तो बहुत साल जिएगा तब तक तो मेरा बेटा मेजर हो ही जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका, तो फिर जब मेजर होगा तब मिलेगा। हाँ, एसबीआई के एक अकाउंट में सेपरेटली पैसा वो डिपॉजिट हो जाएगा, और जब आप मेजोरिटी के एज पे आएगा वो बच्चा तो उसको पैसा मिल जाएगा, ठीक है। जो आप बोले वही परफेक्ट बात है। अब एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ग्रेचुइटी के लिए जो वेजेस कैलकुलेट होता है ना, अगर अमाउंट फॉर डिसेबल्ड एम्प्लॉय के लिए ना थोड़ा सा अमाउंट में रिलैक्सेशन दिया गया। मान लो हम आपके यहाँ जॉब करता था, ठीक है, हाँ, मान लो मेरा सैलरी 15,000 रुपया महीना था। अब कोई कारण से हम डिसेबल हुए, कोई कारण से हम डिसेबल हो गया, अब हम उस फिजिकल एफर्ट के साथ आपके यहाँ काम नहीं कर सकता। लेट्स से मेरा आईसाइट खराब हो गया पूरा, मतलब इतना खराब हो गया कि हमको दिक्कत तो है, ऐसा नहीं है मंदा ही हो गया, लेकिन बड़ा दिक्कत है देखने में, एफिशिएंसी कम हो गई। हाँ एफिशिएंसी कम हो गई, पॉसिबल। तो सर अब आप उस वजह पे आप मेरे ऊपर दया कर रहे हो, आप हमको जॉब पे रख रहे हो, जॉब से हटा नहीं रहे हो, लेकिन ऑब्वियस सा बात है बेटा आप हमको उस वजह पे तो रखोगे नहीं। जी, आप बोलो ठीक है आपको जॉब से हटाएंगे नहीं नीरज सर, लेकिन आप आपको 15,000 रुपया महीना नहीं देंगे जो पहले दे रहे थे। आप एक हाथ से हैंडीकैप हो गए हो, आंखों से कम दिखने लगे, जो भी रीजन हो सकता है डिसेबलमेंट का, तो सर जी ठीक है, आपको भी लगा कि अरे हाँ और भी कहीं जाएंगे तो काम ही नहीं मिलेगा, जहाँ कम से कम 12,000 रुपये में रख रहा है या 11,000 में या 10,000 में रख रहा है, ठीक ही है ना। हाँ सर, तो उस केस में वो लास्ट ड्रॉन सैलरी क्या होगा, क्योंकि अगर अब आप डिसेबलमेंट के बाद भी 4 साल काम करके रिटायर होते हो, मान लो हम पहले आपके यहाँ 6 साल काम कर लिया था, अब डिसेबल हुआ और 4 साल काम किया, 10 साल बाद रिटायर हुआ, तो बेटा जी तब तो आप लास्ट ड्रॉन वाला सैलरी गिन लोगे मेरा, जी, तब तो मेरा ग्रेचुइटी का अमाउंट कम आ जाएगा ना। काम आ जाएगा। तो गवर्नमेंट बोला एक काम करते हैं, जिस दिन तुम डिसेबलमेंट हुआ
उस दिन का जो तुम्हारा वेजेस है और जिस दिन तुम डिसेबलमेंट के बाद जिस दिन तुम रिटायर हुआ उस महीना का जो तुम्हारा लास्ट ड्रॉन वेजेस है, दोनों को ऐड करके उसका एवरेज निकाल लें। सॉरी, दोनों को ऐड करके उसका एवरेज निकाल, तो जो एवरेज आएगा वो तुम्हारा सैलरी। अब तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? चलो यहाँ पे क्या बोला है? हाँ, एक बात है सर, एम्प्लॉयर अगर ग्रेच्युटी नहीं दे पाया मैच्योरिटी पे तो क्या होगा? सर वहां जो इंश्योरेंस कराया था वहां से मिल जाएगा, लेकिन एम्प्लॉयर इंश्योरेंस प्रीमियम देने में फेल कर गया तो मतलब एम्प्लॉयर या तो इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं दे रहा या इंश्योरेंस ही नहीं कराया था और तुमको ग्रेच्युटी नहीं दे पा रहा, तो अब क्या होगा? केस चलेगा, केस चलेगा। जीतेगा तब मिलेगा, जीतेगा तब तुमको तो मिलेगा ही, प्लस वो एम्प्लॉयर को इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, कंट्रोलिंग अथॉरिटी को 10,000 का फाइन पेनल्टी भी देना पड़ेगा। मतलब सर आप कोई भी तरीके से ग्रेच्युटी देने से नहीं बच पाओगे, ठीक है? और वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी का ऑर्डर देने के बाद भी लेट किए जा रहे तो जितना दिन लेट करेगा 1000 रुपीज पर डे करके पेनल्टी बढ़ता जाए, तो तुमको ग्रेच्युटी तो देना ही पड़ रहा है। जितना दिन लेट किए उस पर ब्याज भी दोगे, जो अथॉरिटी बताएगा उतना परसेंटेज, और 10,000 का पेनल्टी भी दोगे, और जितना लेट होते जाओगे 1000 रुपये करके पेनल्टी बढ़ता जाएगा। इसका कोई लिमिट नहीं है? नहीं, जितना दिन लेट होगे पड़े हो, तुम 1 साल लेट हो गए 365 इंटू 1000, ठीक बात? मतलब सर ग्रेच्युटी मारना अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने जैसे है ठीक है? हाँ, लेकिन सर ये तो थोड़ा ज्यादा नहीं लग रहा आपको? आपको फील आया था कि आप खुद ही पूछे थे इसका कोई लिमिट नहीं है क्योंकि आपको लगा रही है तो मर जाएगा बॉस, कितना दिन लेट हो गया तो मर ही जाएगा ना। कोई बात नहीं, देखो आप एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को जस्टिफाई करो कि मेरा इसमें गलती नहीं, या फिर एप्रोप्रिएट अथॉरिटी मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट का बात हो रहा है, गवर्नमेंट खुद ही आपको एग्जम्पशन दे दे। तो एग्जम्पशन अगर गवर्नमेंट दिया है किसी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसको ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश कर दिया कि इस टाइप का बिजनेस को ग्रेच्युटी से हम बाहर रख रहे हैं। कुछ मान लो स्टील इंडस्ट्री का बिजनेस भयानक लॉस में जा रहा है, तो गवर्नमेंट बोलेगा जितना स्टील फैक्ट्री है उन लोगों को एक बार ग्रेच्युटी एक्ट से बाहर कर रहे हैं, ठीक है ना? फिर उस टाइम पे जो लोग रिटायर होंगे तो उनको नहीं मिलेगा? उस पीरियड के लिए पहले वाले तक का पैसा मिलेगा। अच्छा। उस पीरियड के लिए जो और एक्स्ट्रा साल काम किया, मतलब 15 साल काम किया, 10 साल का जब हम काम कर चुका था तभी एग्जाम्पशन मिल गया था उसको, तो 10 साल तक का मिलेगा और 5 साल का नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट कुछ कंडीशंस भी लगाएगा, वो कंडीशन फुलफिल करोगे तभी एग्जाम्पशन मिलेगा। अरे वही बोलेगा तुम लॉस मेकिंग हो एक्चुअली में, अरे सर स्टील इंडस्ट्री को मना कर दिया, अब स्टील इंडस्ट्री में कुछ फैक्ट्री है जो फिर भी सॉलिड प्रॉफिट कमाया, हाँ, तो उसका एम्प्लॉय तो बोलेगा ना हम क्या गलती किया, हो गया। तो गवर्नमेंट बोलेगा ठीक है यही है कंडीशन है वो फुलफिल करो, कंडीशन आपको नहीं पढ़ना है। सर अगर कोई कंपनी इंसॉल्वेंट हो गया तब? हाँ, तो बोला तो आपको अथॉरिटी देखिएगा, अगर उनको लगेगा तो वो एग्जाम्पशन देगा। हाँ, एग्जाम्पशन तो देगा, लेकिन पैसा कहाँ से देगा? देखो वो लोग भी कैलकुलेशन देखेगा, तुम्हारा बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना अमाउंट है वो देखेगा, और ग्रेच्युटी एक टाइप का सिक्योर्ड अमाउंट है तो उतना मिलेगा आपको। ठीक है? एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, देखो कैसे एप्लीकेशन देना है ग्रेच्युटी पेमेंट का। तो यहाँ पे एक सिंपल बात बोला, एम्प्लॉय को जिस दिन वो ग्रेच्युटी मिलने का डेट आ गया ना, रिटायर हो रहा है वो या छोड़ रहा है, तो एम्प्लॉय सबसे पहले 30 डेज में फॉर्म आई भरेगा, ठीक? लेकिन अगर आप रिटायर हो रहे हो, आपको रिटायर, देखो खुद से अचानक से छोड़े तो छोड़ने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर फॉर्म आई भरो। लेकिन अगर आप रिटायर का डेटमेंट पे आ रहा है, 60 ईयर्स कंप्लीट किए, तो आपको तो पहले से ही बताता ना इस दिन मेरा लास्ट है, तब फिर 30 डेज इन एडवांस में फॉर्म भर दो। मतलब सर अचानक से छोड़ रहे हैं तो छोड़ने के बाद से 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई कर देंगे कि भैया मेरा ग्रेच्युटी दो।
और अगर आप रिटायर हो रहे हो तो आपको तो बताया था आप किस दिन लास्ट हो, तो फिर 30 दिन एडवांस में फॉर्म भर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि और लेट नहीं हो भाई मिलने में। ठीक है सर, एम्प्लॉय नहीं उसका नॉमिनी ग्रेचुटी मांगने जा रहा है तो फॉर्म जे फाइल करेगा 30 दिन के अंदर जिस दिन से ग्रेचुटी पेएबल है। और कोई नॉमिनी नहीं है तो लीगल हेयर, तो लीगल हेयर फॉर्म के भरेगा, तो आई जे के विद इन 1 ईयर। देखो लीगल हेयर को थोड़ा ज्यादा टाइम दिया, क्योंकि कई बार लीगल हेयर में झगड़ा चल जाता है ना, दो बेटों में, मेरे को मिलेगा मेरे को मिलेगा, तुम प्रूफ करो तुम ही वो लीगल हेयर हो। क्योंकि नॉमिनी के केस में क्या वो बता कर गया था किसको मिलने वाला है, लेकिन यहाँ तो बता कर नहीं गया, बिना बताए मर गया। तब एक आदमी के 4 बच्चे, उसकी वाइफ भी है, वाइफ बोल रही है मेरे को मिले, बच्चा लोग बोल रहे हैं मेरे को मिले, तो झगड़ा चलेगा ना थोड़ा सा। तो फिर एप्लीकेशन के लिए थोड़ा टाइम ज्यादा दिया, ठीक है ना। तो बाकियों को 30 दिन दिया, खुद एम्प्लॉय को भी और नॉमिनी को भी, लेकिन लीगल हेयर को 1 साल तक का टाइम दिया। सर उससे ज्यादा भी डिले हो गया तो आपको सफिशिएंट रीजन देना पड़ेगा कि क्यों डिले हुआ। ये 30 दिन या 1 साल वाला सबके लिए बोल रहे हैं, आप रीजन दो, अगर वो रीजन एक्सेप्टेबल होगा तो अथॉरिटी आपका डिले को भी मान ले। अगर डिस्प्यूट हो रहा है कोई तो पहले अथॉरिटी में कंप्लेन करो, वही 2 भाइयों में झगड़ा हो रहा है, मेरे को मिलेगा मेरे को मिलेगा, तो डिस्प्यूट है तो पहले अथॉरिटी में कंप्लेन करो, अथॉरिटी खुद डिसाइड करेगा कब मिलेगा। ये जो आप एप्लीकेशन करोगे ना बेटा, ये आपको रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना पड़ेगा ग्रेचुटी डिपार्टमेंट में, ठीक बात। तो ये तो वो एम्प्लॉय या नॉमिनी या लीगल है, क्या करेगा वो। सर बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है ये ग्रेचुटी का भी कोई कहानी है। आदमी मर चुका, उनके लीगल हेयर को नहीं पता ग्रेचुटी का कोई कहानी है, तो क्या वो तो कंप्लेन, वो लोग तो फाइल किया ही नहीं एप्लीकेशन ग्रेचुटी के लिए, तो उसका ग्रेचुटी भूल जाएं क्या। अरे भैया जी, एम्प्लॉयर का भी कोई ड्यूटी बनता है कि नहीं। पहला ड्यूटी एम्प्लॉय का या नॉमिनी का या लीगल हेयर का है कि वो लोग मांगे, वो लोग एप्लीकेशन नहीं करे तो ऐसा थोड़ी ना उसका ग्रेचुटी का पैसा मार के भूल जाएंगे। बॉस बोलेगा तुम तो मांगने आए नहीं, जाओ हम ही खा लेते हैं, पार्टी कर लेंगे इसका, ऐसे थोड़ी ना होता है सर। तो एम्प्लॉयर का ड्यूटी है, तो देखो हम यहाँ पे लिखा, ऊपर हम क्या लिखा था, देखो किसका ड्यूटी पढ़ रहे थे हम लोग, एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी बाय एम्प्लॉई। लेकिन अगर सर वो नहीं करे तो एम्प्लॉयर का ड्यूटी बनता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर एप्लीकेशन हैज बीन मेड और नॉट बाय एम्प्लॉई। चाहे एम्प्लॉई एप्लीकेशन डाला है या नहीं डाला है, एम्प्लॉयर का ड्यूटी बनता है सर, ठीक है। एम्प्लॉयर उस आदमी को और कंट्रोलिंग अथॉरिटी को दोनों को नोटिस भेजेगा कि देखिए भैया इस आदमी का ग्रेचुटी ड्यू हो गया, मतलब एम्प्लॉयर नोटिस भेज रहा है। अगर एम्प्लॉय नहीं आएगा तो किसको, एम्प्लॉय को भी और कंट्रोलिंग ऑफिसर को भी, दोनों को बता दे रहे हैं। डेथ के केस में भी, जिंदा के केस में भी। अच्छा। अरे भैया जी, एम्प्लॉय जब तक जिंदा है तो एम्प्लॉय को एप्लीकेशन करना चाहिए खुद को, हाँ। मर गया तो उसकी लीगल हेयर या नॉमिनी को। हाँ। तीनों केस में अगर एप्लीकेशन नहीं आया, ना एम्प्लॉय का, ना लीगल हेयर का, ना नॉमिनी का, तो एम्प्लॉयर नोटिस भेजे एम्प्लॉय की फैमिली को या खुद एम्प्लॉय को अगर जिंदा है तो, एंड कंट्रोलिंग ऑफिसर को भी कि भैया जी इस आदमी का ग्रेचुटी ड्यू हो गया, और फिर 30 दिन के अंदर पेमेंट कर देगा। अगर वो लेट करता है तो वही इंटरेस्ट पेनल्टी वाला केस उस पर आ जाएगा। मतलब एम्प्लॉय ये बोल के नहीं बच पाएगा, अरे वो तो मांगने नहीं आया, हम क्या करें। अरे भैया जी वो नहीं आया, तुम क्या कर रहे थे, ठीक है। सर एक बात आप बार बार बोल रहे हैं, डिले होगा तो इंटरेस्ट पेनल्टी, डिले होगा तो इंटरेस्ट पेनल्टी। हाँ। सर अगर एम्प्लॉय की गलती से ये डिले हो रहा है तो पेनल्टी नहीं है, तो कोई इंटरेस्ट पेनल्टी नहीं है सर, दोनों ही नहीं है, ना इंटरेस्ट ना पेनल्टी। ऑब्वियस सा बात है सर, एम्प्लॉय ना डॉक्यूमेंट ही नहीं जमा कर रहा, एम्प्लॉयर बोले जा रहा है उसको, एम्प्लॉय आ ही नहीं रहा है, और तो सर एम्प्लॉयर क्या करे, क्या घर जाके दे के आए। हाँ, तो पॉइंट इज एम्प्लॉय की गलती से डिले हो रहा है तो नो इंटरेस्ट पेनल्टी, ठीक है। सर वो जो नोटिस देगा एम्प्लॉयर किस फॉर्म में देगा, फॉर्म एल। तो देखो कौन कौन सा फॉर्म चला अब तक,
IJKL, जी ये हो गया तुम्हारे पेमेंट के लिए। और ऊपर आए थे, देखो ऊपर आया था कुछ फॉर्म्स, GH और IGH, नहीं ABC, फॉर्म ABC, सॉरी फॉर्म ABC, मुझे IGH भी था। IGH भी था, तो ABC IGH और फिर नहीं IGH तो यहाँ पे आ रहा है, I तो यहाँ आ रहा है, फिर जी ऊपर था। देखते हैं क्या था। नॉमिनी बताने वाले में तो ABC था। ये रहा F G और H था बेटा, हाँ F G और H था। F था अगर एम्प्लॉय मैरिड है तो वो अपना नॉमिनी बताने के लिए करेगा, बाद में नॉमिनी बदल रहा है तो उसके लिए H था, और अगर बाद में शादी हुआ है, पहले कोई को पहले शादी नहीं हुआ था तो फिर फॉर्म G है। और ABC क्या किसके लिए था? ABC कहाँ पढ़े थे? नीचे पढ़े थे, ये रहा ABC। ये था वो अगर एम्प्लॉयर ग्रेचुटी के अंदर आ रहा है तब, कुछ चेंजेस हो रहा है तब, और अगर कंपनी बंद कर रहा है तब। तो ABC, D नहीं है, फिर FGH है, उसके बाद यहाँ पे आके IJKL, ठीक है। तो L नंबर फॉर्म क्या चीज का है? वो जो एम्प्लॉयर बोला ना नोटिस देगा, तो वो फॉर्म L में देगा। तो बाई एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉय या उसका नॉमिनी है लीगल हेयर को कि जिस भैया आओ और तुम क्लेम करो अपना, तुम तो भूल गए बट हम तो बता रहे हैं, और किस दिन आओगे, कितना अमाउंट तुम्हारा बनता है, सब बता देगा वो नोटिस में, ठीक है। हाँ फॉर्म M भी है, तुम जो क्लेम किया अगर वो क्लेम एडमिसिबल नहीं है तो तुम बोले मेरा इतना ग्रेचुटी बनता है, कंपनी बोला नहीं बनता, डिस्प्यूट, तो फिर फॉर्म M में तुमको जवाब आएगा एम्प्लॉयर का। अगर तुम्हारा एम्प्लॉयर तुम्हारा क्लेम मान गया है तो फॉर्म L तुमको बोलेगा इस दिन आओ इतना रुपया ले जाओ। अगर तुम्हारा क्लेम नहीं माना तो फॉर्म M बोलेगा नहीं भैया तुम जो मांग रहे हो नहीं मिलेगा, तो फिर ठीक है, तुमको भी और कंट्रोलिंग अथॉरिटी दोनों को फॉर्म M भर के भेज देगा, 15 दिन में आओ और डिस्प्यूट सेटल करो, ठीक है। क्लियर है बात? हाँ सर। एक बात और है, अगर हेयर या नॉमिनी कोई भी है वो हमेशा अपने साथ एविडेंस लेके आए कि हम ही वो इंसान है। अरे भैया फॉर्म में लिखा है नीरज बोला मेरे बेटे को मिलेगा, अब ऐसे कोई भी उठा के आ जाए तो क्या वो अंबानी थोड़ी ना जो उसका चेहरा पहचान को लेगा अच्छा तुम ही है। ऑलवेज एविडेंस के साथ आना कि तुम ही वो आदमी है, ठीक बात। सर आखिरी टॉपिक्स पे आ रहे हैं। मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा? सर कैश में भी मिल सकता है, DD में भी मिल सकता है, चेक में भी मिल सकता है। अगर अमाउंट 1000 से कम है तो पोस्टल मनी ऑर्डर से भी मिल सकता है जो गांव देहात में जाता है। और अगर कोई डिस्प्यूट हुआ तो तुमको नहीं मिलेगा, कंट्रोलिंग अथॉरिटी में जमा होगा, वो तुमको देगा। तुम्हारा बॉस कंट्रोलिंग अथॉरिटी में जमा कर देगा फिर वो तुमको देगा, ठीक है। अगर कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास केस जाएगा तो वो इंक्वायरी करेगा, तो ऑलवेज इंक्वायरी का पावर किसके पास है? कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास। उसके पास कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक्ट जितना पावर है। सिविल एक्ट जो होते हैं ना इंडिया में, क्रिमिनल एक्ट नहीं, सिविल एक्ट में जो पावर्स हैं, जैसे यहाँ पे समन करना, डॉक्यूमेंट मंगवाना, एविडेंस मांगना, ये सब उसको पावर है, ठीक है। अब वो इंक्वायरी करके क्या करेगा? सर वो सेटलमेंट करेगा केस का, तो दोनों पार्टी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, सब आओ। एम्प्लॉयर विल पे। अच्छा एम्प्लॉयर अगर बोल रहा है कि मान लो एम्प्लॉय बोल रहा है 10 लाख का बनता है मेरा ग्रेचुटी, बट एम्प्लॉयर बोल रहा है नहीं 9 लाख ही बनता है, 1 लाख को लेकर डिस्प्यूट है ना, जी तो एम्प्लॉयर को अथॉरिटी बोलेगा पूरा 1 लाख 10 लाख मेरे पास जमा कर दो पहले, ठीक है। या 9 लाख दे दो उसको, जिसको एम्प्लॉय को, और 1 लाख का जो झगड़ा है वो मेरे पास जमा कर दो। अगर एम्प्लॉय केस जीत गया तो 1 लाख हम दे देंगे एम्प्लॉय को, और अगर एम्प्लॉय का बात गलत निकला तो तुम्हारा 1 लाख तुमको वापस कर देंगे,
ठीक बात है ना? मतलब डिफरेंस अमाउंट अथॉरिटी के पास जमा कर दो इंक्वायरी के वक्त ही। प्रोसीड्यूर ऑफ डीलिंग विद डायरेक्शंस, कंट्रोलिंग अथॉरिटी विल इशू नोटिस टू अपीयर, फॉर्म ओ में तुमको बुलाएगा, बोलेगा आ जाओ इंक्वायरी है, ऑन स्पेसिफिक डेट एंड टाइम एंड प्लेस बता देगा कि तुम आओ या तुम्हारा कोई अथॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन इस डेट को इस टाइम पे मिलने आना मेरे से, ठीक है। अगर एम्प्लॉयर फेल कर गया पहुंचने में तो नोटिस है, एम्प्लॉय केस फाइल किया है, एम्प्लॉयर फेल कर गया आने में तो सर कंट्रोलिंग अथॉरिटी तुरंत एक्स पार्टी केस फाइल कर देगा। अब ये एक्स पार्टी क्या होता है? मतलब एम्प्लॉय के फेवर में डिसीजन सुना दे। एम्प्लॉयर दोनों को नोटिस किया, एम्प्लॉय केस फाइल किया है कि भैया 10 लाख ग्रेच्युटी बनता है, एम्प्लॉयर बोलता है नहीं 9 लाख बनता है। मामला गया और डिपार्टमेंट में इंक्वायरी हुआ, इंक्वायरी में क्या करेगा कंट्रोलिंग अथॉरिटी? तुम दोनों को बुलाएगा, बॉस को भी और एम्प्लॉय को भी। बॉस आया नहीं तो तुरंत वो एम्प्लॉय के फेवर में फैसला सुना दे, इसको बोलते हैं एक्स पार्टी। हाँ आते हैं। इफ एप्लीकेंट फेल्स तो वो पूरा एप्लीकेशन डिसमिस हो जाएगा, जितना बॉस तुमको दे रहा है वो वही तुमको मिल जाएगा। मतलब सीधा बात है, दोनों में जो नहीं आया ऑपोजिट पार्टी के फेवर में डिसीजन चला जाएगा। तुम ऑर्डर को रिव्यू करने भी बोल सकती हो। तुमको लगा कंट्रोल अथॉरिटी ने जो हियरिंग किया वो उसको रिकॉर्ड कर लेगा, ठीक है। तुम लोगों को ऑर्डर का कॉपी मिल जाएगा 14 डेज में। तुम ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं हो, तुमको लग रहा नहीं जी ऑर्डर तो गलत है, कोई बात नहीं, उसको बोलो कि एक बार अपने ऑर्डर को दोबारा रिव्यू कीजिए सर। मतलब उसी अथॉरिटी को बोल रहे हो दोबारा रिव्यू करने। 30 डेज के अंदर जिस दिन वो ऑर्डर पास किया है तो तुम अपील किए, वो ऑर्डर पास किया, तुमको 14 दिन में ऑर्डर का कॉपी मिल जाएगा। जिस दिन तुमको ऑर्डर का कॉपी मिला वहां से 30 दिन के अंदर में तुम रिव्यू करने का पिटीशन डाल दो, ठीक बात। ये 2 फॉर्म नंबर याद करना है तो करो, नहीं करना मत करो। तुम्हारा केस कम होता है, रिकॉर्डिंग होगा पूरा, वो फॉर्म क्यू में होगा और डायरेक्शन ऑफ पेमेंट फॉर्म आर में दिया जाएगा। तो ये याद करना मत करो। सर दोबारा रिव्यू करने के बाद भी कंट्रोलिंग अथॉरिटी का डिसीजन से हम सेटिस्फाइड नहीं है, कोई बात नहीं, अब अपील करो आगे, फर्दर अपील, बड़ा ऊपर हेड में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को अपील करो। कंट्रोलिंग अथॉरिटी के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं हो, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में जाओ, मतलब तुम्हारे ऊपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जिसका भी एप्लीकेबिलिटी है, ठीक है। इन 60 डेज तुमको और फर्दर 60 डेज का टाइम मिल सकता है अगर जेन्युइनली डिले की हो, रीजन है तुम्हारे पास डिले करने का। अब वो जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वो क्या करेगा? सर जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने डिसीजन दिया था या तो उसी को कंफर्म कर देगा कि वही ठीक है, या उसको मॉडिफाई करेगा, पूरा रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। सर कौन डिससेटिस्फाइड है सीए के डिसीजन से? कंट्रोलिंग अथॉरिटी के डिसीजन से कौन डिससेटिस्फाइड है? सर या तो एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय। सर जिसके अगेंस्ट में फैसला आएगा वही तो डिससेटिस्फाइड होगा ना। सर अगर एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड है तब तो आगे सुनवाई हो रहा है नॉर्मली। अगर एम्प्लॉयर डिससेटिस्फाइड है तो पहले उसको बोला जाएगा कि जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी अमाउंट जमा करने बोला है पहले वो पूरा जमा करो, तब केस का सुनवाई हो। मतलब एम्प्लॉयर को लग रहा है, अगर कंट्रोलिंग अथॉरिटी बोलती है हाँ 10 लाख सही था, ठीक है, बॉस बोल रहा है 9 लाख, एम्प्लॉय बोल रहा है 10 लाख मिलना चाहिए, कंट्रोलिंग अथॉरिटी बोला हाँ 10 लाख बिल्कुल सही है। एम्प्लॉयर को लगा नहीं जी ये तो गलत बात हो रहा है, गलत डिसीजन है, करो अपील, कोई दिक्कत नहीं है, आगे जगह है तुम्हारे पास अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास जाने का। तुम वहां गए तो वहां वो पहले क्या बोलेगा, वो जो 1 लाख पहले वो जमा कर लियो तो उसके बाद केस का सुनवाई करेंगे, ठीक है। पॉइंट क्लियर? अब बात आता है सर एक इंस्पेक्टर भी अपॉइंट होते हैं। देखो अब तक 3 लोगों को पढ़े हो तुम, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, कंट्रोलिंग अथॉरिटी। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो गया सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, और वो जिस ऑफिसर को अपॉइंट करता है उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग अथॉरिटी। अब एक एरिया में तो बेटा बहुत सारा फैक्ट्रीज हो सकता है, बहुत सारा ऑफिस हो सकता है, तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी के अंदर में इंस्पेक्टर अपॉइंट होते हैं।
ये इंस्पेक्टर अपॉइंट कौन करता है? सर गवर्नमेंट ही करता है, लेकिन वो अंडर सीए आता है। तो गवर्नमेंट कितना भी इंस्पेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर एरिया के लिए। अगर लग रहा है उस एरिया में बहुत सारा ऑफिस फैक्ट्री है तो बहुत सारा इंस्पेक्टर अपॉइंट करेगा। कौन किस एरिया का इंस्पेक्टर होगा ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही डिसाइड करता है। यानी 2 इंस्पेक्टर भी अपॉइंट हो सकते हैं एक एरिया के लिए, बिल्कुल हो सकता है, और उनका काम डिवाइड हो जाएगा। वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड करके देगा कि तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम। इनको पावर क्या होगा? ये लोग कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, कोई भी प्रेमाइसेस में एंटर कर सकते हैं ड्यूरिंग बिजनेस आवर, कोई भी डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं, उन डॉक्यूमेंट को एग्जामिन कर सकते हैं, वहाँ कोई आदमी से पूछताछ कर सकते हैं, कोई चीज़ का एक्सट्रैक्ट कॉपीज यानी जिरॉक्स लेके जा सकते हैं अगर उनको रीजन टू बिलीव है कि यहाँ पे गड़बड़ है, और अदर पावर एज प्रिस्क्राइब्ड। ठीक। हाँ सर। सर कैसे पैसा रिकवरी किया जाएगा अगर बॉस नहीं दे रहे तो? इफ एम्प्लॉयर डज नॉट पे, एम्प्लॉय हेयर या नॉमिनी जो अप्लाई करेगा कंट्रोलिंग अथॉरिटी को, तब कंट्रोलिंग अथॉरिटी तुमको नोटिस इशू करेगा कितना पैसा जमा करो, और ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ चलेगा। इंटरेस्ट मतलब यहाँ खाली इंटरेस्ट नहीं बोला, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ पैसा जोड़ा जाए। ठीक है। तुम्हारा प्रॉपर्टी वगैरह भी सीज किया जा सकता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कभी भी ग्रेचुटी के अमाउंट से ज़्यादा नहीं हो सकता। अरे ऑब्वियस बात है सर, 10 लाख का ग्रेचुटी 11 लाख का इंटरेस्ट नहीं हो सकता। ठीक है। हाँ। पेनल्टी के लिए भी हम बोला था 10,000 से तक का फाइन है, मैक्स 10,000 से लेकर 20,000 तक का फाइन चलता है, 6 महीने तक का जेल हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। ठीक है। इसमें और कुछ काम का बात नहीं है। हाँ, एक जगह एम्प्लॉयर को एग्जम्पशन दिया गया, अगर एम्प्लॉयर ये साबित कर दे कि इसमें मेरा गलती नहीं है, कोई और पर्सन का गलती। देखो एक कंपनी में बहुत सारा फैक्ट्री होता है बेटा। अब एम्प्लॉयर मतलब कौन होता है? फैक्ट्री का ओनर। रिलायंस का ओनर कौन है? एक तरीके से देखा जाए अंबानीज या डायरेक्टर्स। तो बेटा जी हर फैक्ट्री पे जा जाके एक एक एम्प्लॉय का डिटेल उस नहीं भी चेक कर सकते हैं। वो तो बोल दिया था ग्रेचुटी दे दो, उस पर्टिकुलर ब्रांच या उस पर्टिकुलर फैक्ट्री का जो इंचार्ज था वो बदमाशी कर गया। ठीक बात। तो एम्प्लॉयर अगर ये साबित कर दे कि भैया मेरा गलती नहीं है, एक्चुअल ऑफेंडर कोई और है, वो ये प्रूव कर दे, उसको पकड़ के ले आएगा, तो एम्प्लॉयर बच सकता है। तो फिर उस पर्टिकुलर इंसान से ये पैसा वसूल किया जाएगा इंटरेस्ट पेनल्टी का। ठीक है ना। तो बोला है कि 3 क्लियर डेज का तुमको नोटिस दिया जाएगा, 3 दिन का। तुम उस इंसान को लाके खड़ा कर दो जो एक्चुअल डिफॉल्टर था, और ये यानी तुम अगर ये प्रूव कर देते हो कि ये आदमी का डिफॉल्ट था, मेरा नहीं, और 3 दिन में उस आदमी को लाके खड़ा कर देते हो, तो तुम बच सकते हो। ठीक बात। आखिरी टॉपिक पे आ रहा है कॉन्विजेंस ऑफ ऑफेंस। नो कोर्ट शेल टेक एक्शन। देखो यहां पे तुमको अभी तक कहीं भी कोर्ट नहीं सुनाई दिया था, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट तक मैटर चला गया, कोर्ट में नहीं गया मैटर। तो यहां पे यही बोला भी गया कि कोई कोर्ट जब तक एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या कंट्रोलिंग अथॉरिटी कोर्ट में जाके अपील न करे तब तक खुद से कोर्ट इन केस का सुनवाई नहीं करे। ठीक है। मतलब पूरा पावर कंट्रोलिंग अथॉरिटी और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास ही है, कोर्ट तक मैटर नहीं जाएगा। एम्प्लॉय कोर्ट नहीं जा सकता, पहले एम्प्लॉय इनके पास जाए, ये लोग कोर्ट जाना चाहे तो जाए। ठीक है। सही, ये लोग कोर्ट कब जाएगा? अगर 6 महीने इनके ऑर्डर पास होने के 6 महीने तक भी एम्प्लॉयर पैसा नहीं दिया तो ये लोग कोर्ट में खुद जाते हैं, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट भी और कंट्रोलिंग अथॉरिटी। वो लोग 15 डेज के अंदर कोर्ट में केस फाइल कर देंगे। 6 महीना बीत गया, इनके ऑर्डर के बाद भी बॉस पैसा नहीं दे रहे, तो ये लोग अपील कर देगा कोर्ट में। ठीक है। बाद में अगर मान लो कंट्रोलिंग अथॉरिटी का डिफॉल्ट निकल कर आया, तो अगर वो गुड फेथ में काम किया तो उसको कोई सजा नहीं मिलेगा। मतलब सर कंट्रोलिंग अथॉरिटी से भी तो भूल हो सकता है कुछ मैटर में, लेकिन अगर वो गुड फेथ में डिसीजन दिया है, मतलब वो फ्रॉड करने के लिए नहीं दिया था, गलती से हो गया उससे कोई डिसीजन में, उसके लिए कभी भी उसको तुम जेल में नहीं डलवा सकते। वरना हर गवर्नमेंट ऑफिसर ना डरेगा कि भैया मेरे से भूल चूक से कुछ हो गया तो हमको जेल में डाल देगा। ठीक है ना।
हाँ, एक बात और मस्त है, एम्प्लॉय से अगर कोई पैसा कोई और डिपार्टमेंट, मान लो मेरे ग्रेचुटी के नाम पे 6 लाख रुपए जमा हुआ है, ठीक है, मेरा ग्रेचुटी के नाम पे 6 लाख रुपए जमा हुआ है, मेरा ना कहीं पे केस चल रहा था, हमको लोन वोन लिया हुआ था बैंक से जहाँ पे 4 लाख का हमको लोन चुकाना है। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि ये 4 लाख का लोन चुकाने के लिए कोर्ट या कोई भी अथॉरिटी ये 6 लाख को पहले अटका लेगा मेरा? ये 6 लाख में से पहले 4 लाख कटेगा, उसके बाद हमको 2 लाख मिलेगा? नहीं सर, ये नहीं हो सकता। ग्रेचुटी कैन नॉट बी अटैच्ड अगेंस्ट एनी डिक्री और ऑर्डर ऑफ एनी सिविल या रेवेन्यू कोड या क्रिमिनल कोड। कोई भी कोर्ट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट तुमसे पैसा पाता है, वो तुम्हारा ग्रेचुटी को अटका नहीं सकता, ठीक है। लास्ट टॉपिक पे आ रहे हैं, कुछ कोर्ट केसेस है यहाँ पे जिनको हम पढ़ रहे हैं। पहले बोला एन श्रीवानिवासन वर्सेस एपिलेट अथॉरिटी, फ्री फूड इज एमिनिटी एंड कैन नॉट बी इंक्लूड इन वेजेस। तो सर ये तो हमको पता ही था, बेसिक और डीए ही आता है खाली, तो फ्री फूड वैसे भी वेजेस का पार्ट नहीं होता। तो ठीक है सर, कोर्ट में बोला तो ठीक ही बोला। री-एम्प्लॉयड एम्प्लॉई, जीवनलाल वर्सेस कंट्रोलिंग अथॉरिटी, री-एम्प्लॉयड एम्प्लॉई विदाउट एनी ब्रेक विल बी एलिजिबल फॉर ग्रेचुटी। मेरे को आप दोबारा जॉब पे रख लिए और हम जितना दिन हड़ताल पे था उसको आप ब्रेक नहीं माने हो, तो मेरा ग्रेचुटी कंटिन्यू रहेगा, हम कंटिन्यूअस सर्विस माना जाएगा। हाँ सर, ये भी आप ऊपर बोली दिए थे। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस लेबर कोर्ट, रिट्रेंच्ड एम्प्लॉइज एलिजिबल फॉर ग्रेचुटी। हम 5 साल से ऊपर काम कर चुका है, अब हमको लात मार के आप निकाले हो, आई एम एलिजिबल फॉर ग्रेचुटी। अब ये नहीं बोल सकते तुमको निकाले थे कुछ फ्रॉड के लिए या कुछ गलती के लिए, तो इससे क्या हुआ, हम 5 साल तो काम किए, हम ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल, ठीक है। दामोदरन वर्सेस एम करीम, चेंज ऑफ ओनरशिप कैन नॉट एस्केप लायबिलिटी ऑफ ग्रेचुटी। आप मेरे बॉस थे पहले, अब मेरा आपका बिजनेस आप किसी को बेच दिए, मेरा बॉस कोई और हो गया, तो वो ये नहीं बोल सकता ओ तुम उसके यहाँ 3 साल काम किया था ना, अब दोबारा मेरे यहाँ पूरा 5 साल करो तब ग्रेचुटी देंगे। सर हम वहाँ 3 साल काम कर चुके हैं, अब नया वाला बॉस के अंदर में जैसे ही 2 साल काम कर लेंगे हम ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि ये नया बॉस मेरा वही बिजनेस को खरीद लिया था जिसमें हम पहले जॉब करते थे। लॉजिक्स, हाँ सर बिल्कुल लॉजिक्स का ही बात हुई, ठीक है। यहाँ पे एक टॉपिक छूटा था, बोमईलाल ब्रदर्स वर्सेस अथॉरिटी में। यहाँ बोल रहा है कि बिजनेस का स्ट्रक्चर बदला है, प्राइवेट टू पार्टनरशिप, पार्टनरशिप टू प्राइवेट, कंपनी जिसमें भी, तो सर पिछला बिजनेस को जोड़ते हुए मेरा 5 साल गिना जाएगा। हम पहले आपका पार्टनरशिप बिजनेस जो नौकरी करता था, हम 4 साल काम कर चुका था, अब आप उसको कंपनी में कन्वर्ट कर लिए, अब ये थोड़ी ना बोला कि दोबारा 5 साल काम करो तब ग्रेचुटी देंगे, क्योंकि अब तो कंपनी आ गया, वो तो बिजनेस ही चेंज हो गया पूरा। अरे भाई उससे क्या हुआ, वही पार्टनरशिप तो कंपनी में कन्वर्ट हुआ है, तो मेरा वो 4 साल कंटिन्यू रहेगा, ठीक है ना। तो अगर बिजनेस का स्ट्रक्चर बदले या ओनरशिप बदले, दोनों ही केस में मेरा सर्विस कंटिन्यू माना जाएगा। टैक्स मेको वर्सेस श्री रामधन, एम्प्लॉय रिजाइनिंग इज एंटाइटल्ड फॉर ग्रेचुटी। खुद से भी रिजाइन कर रहा है, 5 साल काम करके रिजाइन कर रहा है ना, ग्रेचुटी के लिए बिल्कुल एप्लीकेबल हो। आप ये नहीं बोल सकते तुम छोड़ के गए हम क्या करें, हम तो निकाले नहीं, अरे वाह 5 साल हो गया ना, ग्रेचुटी दे दो। मेट्रो स्पिनिंग मिल वर्सेस डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ लेबर, नो एक्सेप्टेंस ऑफ रेजिग्नेशन इज नॉट अ हर्डल टू क्लेम। तुम रिजाइन कर रहे हो, तुम्हारा रेजिग्नेशन ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे और बोल रहे जब तक हम रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किए मतलब तुम्हारा जॉब खत्म नहीं हुआ, मतलब तुम ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल नहीं हो। ड्रामा थोड़ी ना हो रहा है, तुमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तुम नहीं भी एक्सेप्ट कर रहे हो, हम तुमको नोटिस पीरियड दे के निकल गए हैं, हम ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल हो गए अगर हम 5 साल कंटिन्यूस काम कर लिए तो। भारत कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज वर्सेज राम प्रसाद, इफ कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी इज मेथड बेटर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देन द एक्ट। अगर तुम्हारे पास ऑर्गेनाइजेशन के पास ग्रेचुटी कैलकुलेट करने का कोई बेटर फॉर्मूला है जिसमें एम्प्लॉय को नुकसान नहीं हो रहा, जो एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए, गवर्नमेंट के फॉर्मूला से कम फिगर आ रहा है, एम्प्लॉयर के फॉर्मूला से ज्यादा फिगर आ रहा है, डिपार्टमेंट बोलता है हमको कोई दिक्कत नहीं, तुम अपना फॉर्मूला एप्लीकेबल कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ। वजीर चंद वर्सेस यूनियन, इफ एनी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर कैन डिडक्ट फ्रॉम ग्रेचुटी। हाँ ऑब्वियस बात है, मेरा बॉस से हम 2 लाख का लोन लिए थे,
अब हम जॉब छोड़ रहे हैं, मेरा ग्रेचुटी का वैल्यू 8 लाख है, वो 2 लाख काट के हमको 6 लाख दे सकते हैं। बाहर अटैच नहीं होगा बेटा, बाहर कोई लोन था उसके लिए मेरा ग्रेचुटी नहीं रुक सकता, लेकिन अंदर ही अंदर बॉस से जो पैसा पाते वो तो बॉस काट के देगा। हाँ। ट्रेवनकोर प्लाईवुड इंडस्ट्रीज वर्सेस रीजनल लेबर कोर्ट, रिफ्यूजल ऑफ एम्प्लॉय टू सरेंडर लैंड नॉट अ ग्राउंड टू हेल्ड ग्रेचुटी। यही वो हम आपको बता रहा था ऊपर वाला पॉइंट, जहां पे हम आपको बोला था ना अटैचमेंट ऑफ ग्रेचुटी वाला बात। हम एक लैंड खरीदा था, ठीक है, उस लैंड में कुछ पेमेंट डिस्प्यूटेड पड़ा है, तो उसके लिए मेरा ग्रेचुटी से पैसा काट के लैंड ओनर को पेमेंट नहीं होगा, वो अलग केस है, ये अलग केस है। जी। यही बात बोलना था कि अटैचमेंट ऑफ ग्रेचुटी नहीं होता, ठीक है।